क्रिस्टा कहते हैं। ये व्हाइट वाली इनर मेम्ब्रेन है, ये वाली, और ये बाहर वाली व्हाइट वाली, आउट दोनों मेम्ब्रेन व्हाइट से शो हो रहे हैं, आउटर स्मूथ मेम्ब्रेन, इनर फोल्डेड मेम्ब्रेन, और ये जो बाहर रेड पार्ट है दिस इज द इंटर मेम्ब्रेन स्पेस बिटवीन द टू। Similarly, this is a matrix. So matrix के अंदर क्या चीज़ है, इसकी reputation है has appropriate enzyme and a suitable pH for the Krebs cycle. थोड़ी देर पहले आपने कहा था कि mitochondria is the site of Krebs cycle and oxidative phosphorylation, दो रिएक्शन होते हैं। तो Krebs cycle होता कहाँ पर है, matrix में होता है, और इसके लिए एक ऑप्टिमम पीएच चाहिए होता है जो कि यहाँ मेंटेन होता है, और ये इसको कहते हैं एंजाइमेटिक रिएक्शन। ये पूरा एंजाइमेटिक है, एंजाइम्स के ऊपर डिपेंड करता है, इसलिए मैट्रिक्स के अंदर आपको बहुत सारे एंजाइम्स मिलेंगे। तो ये मैट्रिक्स हुआ, ये इंटर मेम्ब्रेन स्पेस हुआ, ये क्रिस्टा हुआ। फिर आउटर मेम्ब्रेन, ये बाहर इन्होंने डॉट लगाया है, ऊपर पूरा आउटर में, जो कि व्हाइट इसलिए शोर है, काट के दिखाया है इन्होंने। तो ये पूरा बाहर वाला मेम्ब्रेन जो है वो आउटर मेम्ब्रेन है। कंटेन ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स फॉर शटलिंग पाइरुवेट इनटू माइटोकॉन्ड्रिया। पाइरुवेट क्या होता है, मैं इसकी डिटेल अभी बताऊंगा आपको। आपको पता है कि रेस्पायरेशन में कौन सा मॉलिक्यूल टूटता है हानिया, रेस्पायरेशन में कौन सा, ग्लूकोज। ग्लूकोज जब टूटता है ना तो वो डायरेक्ट कार्बन डाइऑक्साइड में नहीं जाता, जब वो टूटता है तो वो बनाता है पाइरुवेट, फिर वो पाइरुवेट जाता है माइटोकॉन्ड्रिया में। यानी पहले ग्लूकोज साइटोप्लाज्म में टूटता है पाइरुवेट पे, पाइरुवेट जाता है माइटोकॉन्ड्रिया में, और फिर पाइरुवेट फर्दर टूटता है, इसमें से फिर कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर जो है वो रिलीज होती है, बहुत डिटेल में आगे हम पढ़ेंगे। तो जो कि पाइरुवेट साइटोप्लाज्म से अंदर आएगा, इसलिए ग्लूकोज टूटता है साइटोप्लाज्म में, और फिर साइटोप्लाज्म के अंदर जो पाइरुवेट बनते हैं वो पाइरुवेट एक प्रोटीन चैनल के थ्रू अंदर आते हैं। वो प्रोटीन चैनल आउटर मेम्ब्रेन के अंदर लगे हुए हैं, जो कि ग्लूकोज माइटोकॉन्ड्रिया में इसलिए नहीं जा सकता क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ग्लूकोज का कोई चैनल नहीं होता, इसलिए सिर्फ पाइरुवेट ही अलाउ हो सकता है। उसके बाद क्रिस्टा है, हाईली फोल्डेड, हैज टू इंक्रीज सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशो। और ये जो क्रिस्टा है ये वो जगह है जहाँ पे फैक्ट्री लगी है, मशीन लगी है, किस चीज़ की, एटीपी बनाने की। और एटीपी बनाने के लिए जो एंजाइम चाहिए होता है एटीपी सिंथेज, वो बहुत सारे यहाँ मौजूद होते हैं, इस मेम्ब्रेन के अंदर लगे होते हैं। तो इनर मेम्ब्रेन के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया की एटीपी की बनावट होती है। अगरचे एटीपी बनने के बाद मैट्रिक्स में गिरते हैं, लेकिन उसका जो मशीन है वो कहाँ लगा हुआ है, वो क्रिस्टा के अंदर लगा हुआ है। तो ये हुआ फंक्शन। अच्छा, फिर यहाँ पे कहते हैं कि इंटरमीडिएट इंटर मेम्ब्रेन स्पेस, स्मॉल स्पेस टू क्विकली एक्यूमुलेट प्रोटॉन्स। ये जो जगह होती है बीच में, इसमें प्रोटॉन जमा होते हैं। कौन से प्रोटॉन, मैंने बताया था कि प्रोटॉन सिर्फ हम हाइड्रोजन की तरफ इशारा करते हैं कि जब NADH मॉलिक्यूल आता है, थोड़ा सा आपको यहाँ पे फोकस करना पड़ेगा। NADH मॉलिक्यूल जो साइटोप्लाज्म में बने थे वो यहाँ आ चुके हैं माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में। यहाँ जो NADH है वो हाइड्रोजन को दो टुकड़ों में छोड़ता है, हाइड्रोजन प्रोटॉन भी छोड़ देते हैं और इलेक्ट्रॉन भी छोड़ देते हैं। इलेक्ट्रॉन इस मेम्ब्रेन के अंदर घूमता है, क्यों घूमता है, क्योंकि यहाँ रिडॉक्स रिएक्शन होते हैं। यानी एक इलेक्ट्रॉन लेता है तो आगे वाला उससे ले लेता है, आगे वाला उससे ले लेता है, आगे वाला उससे ले लेता है, इस तरह इलेक्ट्रॉन की घूमना होता है इलेक्ट्रॉन का। और वो जो हाइड्रोजन होता है ना वो इंटर मेम्ब्रेन स्पेस में जमा होता है। तो हाइड्रोजन जमा करने की जगह कहाँ है, इंटर मेम्ब्रेन स्पेस में है। और इसकी ऐसा क्यों होता है, इसके पीछे बहुत बड़ी स्टोरी है, इसको मैं आगे बताऊंगा। तो स्मॉल स्पेस टू क्विकली एक्यूमुलेट प्रोटॉन। तो आपके ख्याल में मरियम ज़रा बताएंगे कि ये जो इंटर मेम्ब्रेन स्पेस है इसका पीएच क्या होना चाहिए, मतलब एसिडिक होना चाहिए या अल्कलाइन होना चाहिए? जी मरियम। अल्कलाइन। अल्कलाइन क्यों होगा बेटा, किस वजह से? पता नहीं। तो कब आ रहे हो? सर एसिडिक नहीं होना चाहिए। हाँ ना यार, हाइड्रोजन जमा हो रहे हैं, मैं कहता रहा हूँ हाइड्रोजन प्रोटॉन जमा हो रहे हैं, तो जितने ज्यादा हाइड्रोजन प्रोटॉन जमा होंगे यहाँ का एनवायरनमेंट एसिडिक होगा। अब देखा, यहाँ का अलग पीएच होगा और मैट्रिक्स का अलग पीएच होगा, ये दो डिफरेंट कंपार्टमेंट हैं, दोनों मेम्ब्रेन ने इसको सराउंड किया हुआ है। तो ये बात ही अभी मैं आपके साथ फर्दर शेयर कर रहा हूँ। The inner membrane is the site of the electron transport chain
and contains the proteins necessary for this। यानी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के लिए बहुत सारे प्रोटीन की ज़रूरत पड़ती है और वो प्रोटीन यहाँ मेम्ब्रेन के अंदर लगे होते हैं। चले एक बात मैं आपके साथ शेयर कर दूँ। सपोज कीजिएगा कि मेम्ब्रेन के अंदर 5 या चले 5 से पहले मैं ज़रा सिंपल करके कहता हूँ कि 3 प्रोटीन लगे हैं मेम्ब्रेन के अंदर। बेटा सब सुन ले, अभी सवाल करूँगा। 3 प्रोटीन लगे हैं मेम्ब्रेन के अंदर और एक प्रोटीन ए है, एक प्रोटीन बी है और एक प्रोटीन सी है। सपोज कीजिएगा कि प्रोटीन ए, बी और सी इस तरतीब से लगे हुए हैं कि इनकी जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो बढ़ती जाती है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जिसकी ज़्यादा होगी वो रिड्यूस होता है या वो ऑक्सीडाइज होता है? हाँ नहीं, रिड्यूस। जो जितना ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा वो उतना आसानी से रिड्यूस होगा क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। ठीक है बेटा, शाबाश। तो ए बी सी में सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सी की है। ठीक है, सी से कम किसकी है? बी की है। और बी से कम किसकी है? ए की है। अच्छा, और ए से कम किसकी है? मिसाल के तौर पे हाइड्रोजन प्रोटॉन पड़ा है और इलेक्ट्रॉन पड़ा है। तो सबसे कम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी है? हाइड्रोजन की है। और उससे थोड़ी ज्यादा किसकी है? ए की है। तो ए इलेक्ट्रॉन लेगा या देगा हाइड्रोजन को? जी हाँ निया, ए लेगा। ए लेगा इलेक्ट्रॉन। इसका मतलब है अगर इलेक्ट्रॉन जंप करता है एच से ए की तरफ, अब जो ही वो ए के पास आता है तो ए से कौन छीन लेगा? बी छीन लेगा। और बी से कौन छीन लेगा? सी छीन लेगा। क्योंकि जितना आप आगे जाते जाते उतनी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती जाती है। इसको कहते हैं जंपिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब जब ये इलेक्ट्रॉन जंप कर रहा है एक से दूसरे में, दूसरे तीसरे में, तो उसमें सम सॉर्ट ऑफ एनर्जी लॉस होती है। ठीक है, एनर्जी लॉस होती है इलेक्ट्रॉन जंपिंग से। और वो एनर्जी यूज होती है किस मकसद में? वो एनर्जी इस मकसद में यूज होती है कि वो मैट्रिक्स से हाइड्रोजन को पंप करता है इंटर मेम्ब्रेन स्पेस में। यानी यहाँ से इलेक्ट्रॉन को भगाता है यहाँ पर। यहाँ प्रोटीन चैनल लगे हैं इनर मेम्ब्रेन में, और वो प्रोटीन चैनल ऑन द एक्सपेंस ऑफ एनर्जी खोल सकते हैं। अगर एनर्जी होगी तो खोलेंगे, वरना नहीं खोलेगी। तो जंपिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन एनर्जी रिलीज करते हैं, वो एनर्जी इन चैनल्स को खोल लेते हैं। जब चैनल्स खोलते हैं तो यहाँ से जो हाइड्रोजन आयन है वो यहाँ जमा होते हैं। इसका मतलब है ये जो हाइड्रोजन यहाँ जमा हो रहे हैं वो ऑन द एक्सपेंस ऑफ जंपिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन की जो एनर्जी है उस पर जमा हो रहे हैं। इसको हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, ये बात समझ आ रही है? The inner membrane is the site of the electron transport chain and contains the protein necessary for this. अच्छा, the space between the two membrane is called the intermembrane space and usually has a lower pH than the matrix of the mitochondria due to the presence of many H protons here. अच्छा, ये प्रोटॉन कहाँ से आए? मैंने आपसे क्या कहा? एक्टिवली पंप किए गए। कहाँ से? मैट्रिक्स से, इनर मेम्ब्रेन में, ऑन द एक्सपेंस ऑफ एनर्जी। और वो एनर्जी कहाँ से आई? जंपिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से आई। ठीक है, the matrix of the mitochondria is the site of the link reaction and the Krebs cycle। अच्छा, लिंक रिएक्शन एक और रिएक्शन आ गया, ये भी रिस्पायरेशन का रिएक्शन है। टोटल 4 रिएक्शन होते हैं रिस्पायरेशन के। ग्लाइकोलिसिस, नंबर 1 ग्लाइकोलिसिस, नंबर 2 लिंक रिएक्शन, नंबर 3 क्रेब्स साइकिल एंड नंबर 4 ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन। तो अभी आपने जो जिक्र किया कि इलेक्ट्रॉन की जंपिंग होती है और एनर्जी रिलीज होती है, उसको कहते हैं ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन, और वो इनर मेम्ब्रेन में होती हैं। अच्छा, क्रेब्स साइकिल और लिंक रिएक्शन दोनों कहाँ होते हैं? मैट्रिक्स में होते हैं। और ग्लाइकोलिसिस कहाँ होता है? साइटोप्लाज्म के अंदर होता है। ठीक है, एंड कंटेन द एंजाइम्स नीडेड फॉर दिस रिएक्शन। The matrix also contains small 70S ribosomes and several identical copies of circular DNA। ये आपको पता है, पहले पढ़ चुके थे, माइटोकॉन्ड्रिया में ये दोनों चीज़ें होती हैं। 70S ribosomes भी होती है और identical copies of circular DNA भी होती हैं। लेट्स अब शुरू कर लेते हैं रेस्पायरेशन। थोड़ा सा पढ़ लेते हैं रेस्पायरेशन क्या है और क्या क्या चीज़ें इसमें इंपॉर्टेंट है। Respiration is a process in which organic molecules are broken down in a series of stages to release chemical potential energy which is used to synthesize ATP।
यानी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल की एनर्जी को रिलीज करके उसको कन्वर्ट कर लेता है एटीपी में, ये रिस्पायरेशन है। The main fuel for most cells is carbohydrate, usually glucose. Glucose breakdown can be divided into 4 stages, यानी रिस्पायरेशन के 4 स्टेजेस हैं। मैंने भी आपको नाम लिए थे, कौन कौन से हैं? ग्लाइकोलाइसिस, लिंक रिएक्शन, Krebs cycle and oxidative phosphorylation. तो ये आपके रिस्पायरेशन, जब आप ये चारों चीज़ें पढ़ लेंगे तो समझ लो आपका चैप्टर ख़त्म हो गया। अब इसको बहुत डिटेल में पढ़ना है, हर एक के अंदर अलग अलग रिएक्शंस है। ग्लाइकोलाइसिस में क्या होगा, लिंक रिएक्शन में क्या होगा, क्रेब्स साइकिल में क्या होगा एंड ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन में क्या होगा। सो इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे। कोई क्वेश्चन है? फिर मैं आगे निकलूँ। If you have some question, can ask me. नहीं? Exactly, बहुत अच्छा वर्ड यूज किया, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, यानी जो एटीपी हम वो क्या इलेक्ट्रिकल एनर्जी होगी? एनर्जी इलेक्ट्रॉन से, तो क्या वो Here, सर जी सर आपने कहा था इलेक्ट्रॉन जब एक प्रोटीन चैनल से दूसरे प्रोटीन चैनल पे जंप कर, एक प्रोटीन से दूसरे प्रोटीन पे जंप करेंगे तो कुछ एनर्जी लॉस्ट होगी। ठीक है। वो एनर्जी इलेक्ट्रॉन से, तो क्या वो एनर्जी जो लूज करेंगे हम वो क्या इलेक्ट्रिकल एनर्जी होगी? एग्जैक्टली, बहुत अच्छा वर्ड यूज किया, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, यानी जो एटीपी हम बना रहे हैं वो ऑन द एक्सपेंस ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी होगी। ठीक है, तो एटीपी दो तरीकों से बनती है, एक केमिकल पोटेंशियल एनर्जी यूज करती है और एक इलेक्ट्रिकल एनर्जी यूज करती है, इसलिए इसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट का नाम देते हैं इसको। और ये बहुत अच्छा आपने वर्ड इस्तेमाल किया, क्योंकि एटीपी अगर केमिकल जो हमारे पास 6 एटीपीज बनते हैं, 6 एटीपीज मैंने पहले बताया था आपको, वो केमिकल पोटेंशियल से बनती है, डायरेक्ट ग्लूकोज के एनर्जी से बनती हैं। और यहाँ जो एटीपीज बनती है 32 एटीपीज, ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी को यूज करके बनती हैं। ठीक है, any other question? No sir. Okay, right, so let's move. अब हम ग्लाइकोलिटिक पाथवे देखते हैं कि ये ग्लूकोज हमारे बॉडी में किस तरह टूटता है पूरा, और ये कौन कौन से पाथवे हैं और ये पाथवे किस किस जगह पे काम कर रहे होते हैं, तो वो थोड़ा सा मैं आपके साथ हाईलाइट कर दूं और इनकी लोकेशन बता दूं कि ये किस जगह पर होंगे। सो लुक एट दिस डायग्राम फॉर अ व्हाइल। ग्लाइकोलाइसिस, ये देखो, ये जो हमने इस वक्त शो किया है, ये हमने माइटोकॉन्ड्रिया को शो किया है पूरा। ठीक है, और ये बाहर साइटोप्लाज्म है, ये पूरा सेल है, मतलब ये सारा सब कुछ सेल के अंदर है, लेकिन ये जो लाइन है ये माइटोकॉन्ड्रिया है और ये बाकी माइटोकॉन्ड्रिया से बाहर है। तो बेटा याद रखो, ग्लाइकोलाइसिस हमेशा साइटोप्लाज्म में होती है, माइटोकॉन्ड्रिया में नहीं होता। और ग्लाइकोलाइसिस जो है वो एक कॉमन पाथवे है जो कि एरोबिक और एनारोबिक दोनों में होती हैं। देखो, जब कोई चीज़ माइटोकॉन्ड्रिया में हो ही नहीं रही, इसलिए वो एनारोबिकली भी हो सकती हैं, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर सिर्फ और सिर्फ एरोबिक रिस्पायरेशन होती है, एनारोबिक नहीं हो सकती। लेकिन ग्लाइकोलाइसिस वो स्टेप है जो माइटोकॉन्ड्रिया के बाहर भी हो सकते हैं, इसलिए ग्लाइकोलाइसिस के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं पड़ती पहले स्टेप के लिए, और ये एरोबिक और एनारोबिक दोनों पाथवे में होगा। अब अगर कोई रिस्पायरेशन एरोबिक है तो वो यहाँ से शुरू होगी, यूँ चलता रहेगा, और वो अगर एनारोबिक है तो यूँ आएगा और यहीं पर ख़त्म होगा, यहाँ नहीं जा सकेगा। यहाँ एनारोबिक में जब ग्लाइकोलाइसिस होती है ग्लूकोज की, तो ग्लूकोज या तो इथेनॉल में कन्वर्ट होता है या फिर लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट होता है। तो मैमल में और ह्यूमन बीइंग में जाके या एनिमल में ये लैक्टेट यानी लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट होता है, और प्लांट्स में या माइक्रो ऑर्गेनिज्म में ये इथेनॉल में कन्वर्ट होता है एनारोबिक रिस्पायरेशन में। और अगर आप एरोबिक में जाते हैं तो यहाँ पे ये कन्वर्ट हो जाता है पाइरूवेट में, पाइरूवेट जाता है लिंक रिएक्शन में, लिंक रिएक्शन में ये कन्वर्ट हो जाता है एसिटाइल कोएंजाइम में, एसिटाइल कोएंजाइम इन होता है क्रेब्स साइकिल में, और क्रेब्स साइकिल में हमारे पास बनता है कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर और NADH और NADH और NAD ये बनते हैं। याद रखिएगा, ये यहाँ भी बनते हैं, ये NADH और NAD फिर यहाँ जाते हैं कहाँ पर, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन में, और यहाँ इससे ATPs बनते हैं। तो ATP बनना यहाँ होता है।
मतलब ये सारे स्टेप के अंदर अगर मैं एनारोबिक को हटा दूं और एरोबिक की बात करूं तो यहाँ से लेके यहाँ तक हमें कोई एनर्जी नहीं मिल रही सिवाय 2-3 एटीपीज की। ज़्यादातर एनर्जी हमें यहाँ से मिल रही है जो कि यहाँ पे एटीपी प्रोडक्शन होती हैं। ठीक है, सो ओवरव्यू ऑफ रेस्पिरेशन। ग्लाइकोलिसिस इज द स्प्लिटिंग और लाइसिस ऑफ ग्लूकोज। हमने ग्लूकोज की से ही शुरू कर लिया। उसके बाद glycolysis is a multi-step process in which a glucose molecule with 6 carbon atoms is eventually split into 2 molecules of pyruvate each with 3 carbon atoms। मतलब क्या हुआ? मतलब ये हुआ कि ग्लाइकोलिसिस में ग्लूकोज डायरेक्ट नहीं टूटता, ग्लूकोज के अंदर 6 कार्बन होते हैं और एट द एंड ये 2 मॉलिक्यूल में कन्वर्ट हो जाता है, जिसमें एक मॉलिक्यूल को कहते हैं पायरुवेट, इसलिए 2 मॉलिक्यूल पायरुवेट के बनते हैं। अब आप ये कहेंगे कि ग्लूकोज को तोड़ने के लिए भी तो एनर्जी चाहिए होगी ना, एक्टिवेशन एनर्जी, इसलिए वो यहाँ कह रहे हैं कि एनर्जी फ्रॉम एटीपी इज नीडेड एट द स्टार्ट ऑफ ग्लाइकोलिसिस एंड इज रिलीज्ड इन लेटर स्टेप्स व्हेन इट कैन बी यूज्ड टू मेक ATP. So there is a net gain of 2 ATP molecule per molecule of glucose broken down. बेटा यहाँ एक बात आपको बताऊं कि ग्लाइकोलिसिस में हमें 2 ATP खर्च करने पड़ते हैं शुरू में। मैं आपको याद दिला दूं, पिछले क्लास में आप लोगों ने एक मॉलिक्यूल का मैंने क्वेश्चन किया था आप लोगों से, अगर आपको याद हो, मैंने कहा था कि ग्लूकोज इज कन्वर्टेड इनटू हेक्सोज फॉस्फेट, हेक्सोज बिस फॉस्फेट। आप लोगों ने कहा था कि सर इसके ऊपर 2 फॉस्फेट ऐड किए गए हैं, इसका मतलब है 2 एटीपी टूटे हैं। तो वो रिएक्शन यहाँ का था, ग्लाइकोलिसिस का था। एट द स्टार्ट ऑफ ग्लाइकोलिसिस 2 एटीपी मॉलिक्यूल टूटते हैं और हमें एनर्जी देते हैं ताकि वो ग्लूकोज को एक्टिवेट कर दें, और फिर जब ग्लूकोज मुख्तलिफ स्टेप के अंदर टूटता है तो उससे 4 एटीपीज रिलीज होते हैं। तो चूंकि 2 एटीपी हम शुरू में खर्च कर चुके थे, इसलिए हमारे पास जो नेट गेन ऑफ एटीपी है वो सिर्फ 2 होते हैं, 4 नहीं होते हैं। तो ये सारा प्रोसेस है बेटा। इंशाल्लाह इसको फिर नेक्स्ट क्लास में करूँ, क्योंकि 3 बजे मेरी एक और जगह क्लास है स्टूडेंट। जी बेटा, सो इसको कंटिन्यू रखे रहें इंशाल्लाह। अभी हमारे पास अभी फर्दर जो आपका ये जो वीडियो है इसके 8 मिनट और भी है। इस पूरी सेशन अगर चीज़ समझ में नहीं आई या अगर कुछ पूछना है तो प्लीज़ आप पूछिए। जी बेटा, सबको समझ आ रहा है? सर जी जी बेटा। सर आप रिपीट कर सकते हैं? इनर मेम्ब्रेन क्या कह रहे हो बेटा, दोबारा बोलें। इनर मेम्ब्रेन में जो इलेक्ट्रॉन जंपिंग हुई थी, मुझे वो नहीं समझ आया है। अच्छा ठीक है, इसको हम ये जो जिसका सवाल आप पूछ रहे हैं, इस प्रोसेस को कहते हैं ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन, और इसको इंशाल्लाह ताला हम बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। अभी तो मैंने सिर्फ इसको एक आइडिया दे दिया था, तो इसको पूरे डायग्राम के साथ पढ़ेंगे, डोंट वरी, ये मैं समझा दूंगा आपको इंशाल्लाह ताला। बस इसमें मैं अगर इस वक्त चूंकि टाइम कम है, लेकिन मैं थोड़ा सा इसको इस तरह समझा सकता हूँ कि अगर मैं ये कहूँ कि फॉर एग्जांपल एक रिएक्शन है जिसमें कि ऑक्सीडेशन हो रही है, ठीक है। तो जब मैं ये कहूँगा कि ऑक्सीडेशन हो रही है, तो इसका इनडायरेक्ट मतलब ये होगा कि यहाँ से इलेक्ट्रॉन लॉस हो रहे हैं। मैं सही कह रहा हूँ? इलेक्ट्रॉन लॉस हो रहे हैं, ऐसे ही होगा? जी सर। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन लॉस होने का मतलब है कि हम एनर्जी लॉस कर रहे हैं। इसका मतलब ये है कि हम एनर्जी लॉस कर रहे हैं। इलेक्ट्रॉन इज नथिंग, इट्स लाइक एनर्जी। तो इसका मतलब ये हुआ कि ऑक्सीडेशन में एनर्जी लॉस होती है। अच्छा, अब जो एटम इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा वो क्या कहलाएगा? इलेक्ट्रोपॉजिटिव। तो इसका मतलब ये हुआ कि जितने इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं वो ज्यादातर एनर्जी रिलीज कर रहे होते हैं, आप इसको यूं पढ़ेंगे। और उसके बराबर में अगर कोई ऐसा एटम है जो कि इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ठीक है, तो इलेक्ट्रोनेगेटिव कहते हैं उसको जो इलेक्ट्रॉन हमेशा एक्सेप्ट करते हैं। इलेक्ट्रॉन इज नथिंग, इट्स एनर्जी। इसका मतलब है कि वो एनर्जी ले रहा है। तो जितने भी रिडॉक्स रिएक्शन होते हैं उसमें जो ऑक्सीडाइज होने वाले एटम होते हैं वो एनर्जी लॉस करते हैं, और जो रिड्यूस होते हैं वो
एनर्जी गेन करते हैं। तो इस वक्त अगर आपको ये बात समझ आ गई हो तो मुझे सिर्फ इतना बता दें, मैं एक सवाल पूछ रहा हूँ कि सोडियम में और क्लोरीन में अगर हम दोनों की बात करें तो किस में कौन सा एटम एनर्जी लॉस करेगा और कौन सा एनर्जी गेन करेगा? सोडियम लॉस करेगा और क्लोरीन गेन करेगा। बिल्कुल ठीक है। इसका मतलब है कि अगर ये दोनों कंसेक्यूटिव पोजीशन पे हो, आगे सोडियम हो और फिर फौरन बाद क्लोरीन हो, तो क्लोरीन सोडियम से इलेक्ट्रॉन छीनेगा, जबरदस्ती छीनेगा। अच्छा, इलेक्ट्रॉन जब सोडियम से क्लोरीन की तरफ जंप करेगा तो सारी एनर्जी ट्रांसफर नहीं होती, सम सॉर्ट ऑफ एनर्जी विल बी रिलीज्ड, कुछ एनर्जी यहाँ पे निकलेगी। बिल्कुल यही कहानी माइटोकॉन्ड्रिया के इनर मेम्ब्रेन के अंदर होती है। फासले फासले पे प्रोटीन मॉलिक्यूल लगे होते हैं मेम्ब्रेन के अंदर। यानी पहला प्रोटीन जो लगा है वो इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, उसके बराबर में जो दूसरा लगा है वो उससे थोड़ा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, उससे आगे लगा होगा तो वो इलेक्ट्रोनेगेटिव और होगा। इसका मतलब है जितना आप आगे जाते रहते हैं तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती जाती है, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी। तो अगर इस तरह आप 5 प्रोटीन लगाते हैं तो सबसे पहला वाला प्रोटीन इलेक्ट्रोपॉजिटिव होगा और जो सबसे आखिर में होगा वो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा। तो अब बताएं, इलेक्ट्रॉन खींचने की ताकत इन पांचों में किसकी ज्यादा होगी? आखिर वाले की। शाबाश। तो The बिल्कुल ठीक। तो आखिर वाला जो पांचवा प्रोटीन चैनल है वो किससे इलेक्ट्रॉन छीनेगा? फोर्थ प्रोटीन से। फोर्थ से खींचेगा। फोर्थ वाला किससे खींचेगा? थर्ड वाले से। थर्ड वाले से। थर्ड वाले किससे खींचेगा? सेकंड वाले से। सेकंड वाला किससे खींचेगा? फर्स्ट वाले से। और फर्स्ट वाला इलेक्ट्रॉन किससे छीनेगा? NADH से, क्योंकि NADH ऑक्सीडाइज होगा। अच्छा, अब इस जंपिंग के दौरान जब इलेक्ट्रॉन जंपिंग कर रहे हैं एक प्रोटीन से दूसरे प्रोटीन में इनर मेम्ब्रेन में, तो मैंने आपसे कहा कि इलेक्ट्रॉन की जंपिंग के दौरान एनर्जी लॉस होती है। ये एनर्जी क्या करते हैं कि ये जो माइटोकॉन्ड्रिया है इसकी जो मैट्रिक्स होती है, मैट्रिक्स के अंदर बहुत सारे प्रोटॉन पड़े होते हैं, वो एनर्जी उस प्रोटॉन की एक्टिव ट्रांसपोर्ट में खर्च होती है। यानी उन प्रोटॉन को जंपिंग कराते हैं और उसको इनर मेम्ब्रेन के अंदर भेजते हैं। इस तरह इसका मतलब ये है कि ये जो इलेक्ट्रॉन की जंपिंग की एनर्जी है वो हाइड्रोजन आयन यानी पॉजिटिव प्रोटॉन की पंपिंग में खर्च होती है और बहुत सारे प्रोटॉन इनर मेम्ब्रेन में जमा हो जाते हैं जिससे ग्रेडियंट डेवलप हो जाता है। ठीक है, ये बातें थोड़ी मुश्किल है, बगैर डायग्राम के आपको शायद इतना अच्छा समझ में ना आए, लेकिन जो कि आपने सवाल पूछा, आपका इंटरेस्ट था इसलिए मैंने बताया, तो हो सकता है कि अभी आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा, इससे कुछ आइडिया हो गया होगा। ठीक है, अच्छा जी यस सर। ओके, ठीक है। अच्छा, ये सेशन मेरा अभी समझ लो कि 3 मिनट के अंदर डिस्कनेक्ट हो जाएगा। आप अपनी राय दीजिएगा, अभी मजीद अगर आप लोगों ने कंटिन्यू करना है तो भी बता दें, और अगर नेक्स्ट क्लास पे लेके जाना है तो भी बता दें बेटा। ठीक है, क्योंकि वॉच दी अदर लेक्चर्स here. सर ग्लाइकोलिसिस के आगे वाले जो हमारे 3 स्टेप्स हैं, इन सबको हमें डेप्थ में पढ़ना है ना? बेटा ग्लाइकोलिसिस को भी हमने बहुत डिटेल में पढ़ना है। उसके बाद लिंक रिएक्शन थोड़ा छोटा है लेकिन उसको भी डिटेल में पढ़ना होगा। क्रेब्स साइकिल पूरा साइकिल है, उसके अंदर भी अच्छी खासी रिएक्शन है। यानी सिर्फ ग्लाइकोलिसिस के अंदर तकरीबन 9 से 10 इक्वेशन है, उसमें एंजाइम्स भी है और हमने इसको डिटेल से पढ़ना है। आपके बुक के अंदर बहुत सिंपल दिया है कि हम कोशिश करें कि इसको पूरा एक्सप्लोर करते। और आखिर में जो अभी जो आपको ये बच्ची मुझसे पूछ रही थी मुश्किल सवाल, जिसको मैं एक्सप्लेन कर रहा था कि किस तरह इलेक्ट्रॉन की जंपिंग होती है, ये लास्ट स्टेप है रेस्पिरेशन का जिसको हम कहते हैं ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन। ठीक है, उसका एक जनरल आइडिया मैंने दिया, इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे आसान। ठीक है, अच्छा सर, सब के सब चैट में बोल रहे हैं कि नेक्स्ट क्लास में अब कंटिन्यू करेंगे। हाँ ठीक है, मैं देख रहा हूँ मेरी नजर पड़ गई है चैट पे। तो कल है क्या नेक्स्ट क्लास? क्लास मंडे इंशाल्लाह को? जी मंडे को होगी इंशाल्लाह, मंडे को तो होगी ठीक है। इंशाल्लाह। बस आप दुआ करें कि ये पेंडेमिक का मामला हल हो जाए ताकि हम फेस टू फेस क्लासेस होगी तो बहुत अच्छा होगा। बहरहाल इंशाल्लाह कोशिश में ये कर रहा हूँ कि वो जो
लाइट बोर्ड पे पढ़ाना होता है वो ज़रा अच्छा होता है, तो वो मेरी अभी प्रिपरेशन चल रही है। इंशाल्लाह वो तैयार हो जाएगा तो फिर उसी पे पढ़ेंगे इंशाल्लाह। सर वो असल बात सारी नोट्स की है, क्योंकि आप पढ़ा रहे होते हैं, हम लोग जल्दी से कॉपी कर नहीं सकते हैं, नोट्स पे तो इतने यूशा सारे पॉइंट्स। नहीं, यूशा नोट्स मिलेंगे आपको। ये जिस तरह आपने पढ़ा है इस सब की पीडीएफ फाइल आपको मिलेगी, पूरा आपको मिलेगा। लेकिन पहले मैं आपको थोड़ा एक आइडिया तो बना दूं, एक आपके जहन में कोई चीज़ पहले आप समझ तो लें, पढ़ ले। अब मैं आपके साथ फाइल शेयर करूंगा, ठीक है, पीडीएफ फाइल होगी पूरी, तो उसमें सारी डिटेल लिखी होगी इंशाल्लाह, डोंट वरी, ठीक है सर। ठीक है बेटा, देन सी यू इंशाल्लाह इन द नेक्स्ट क्लास। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, अल्लाह हाफिज।